माय नेम इज मनीषा और हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास में पॉजिटिव लिबरलिज्म को। लास्टली मैंने आपको लिबरलिज्म का जो क्लासिकल आइडिया था वो बताया था और आज हम बात करेंगे कि उससे हट करके दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव लिबरलिज्म। उसमें स्टेट को रोका जाता है कि स्टेट को ये काम नहीं करना, स्टेट को वो काम नहीं करना। ऑन दी अदर हैंड एक और टाइप का लिबरलिज्म सामने आता है, एक और टाइप की फिलोसफी या थिंकिंग आती है जिसमें ये कहा जाता है कि स्टेट को ये काम करने चाहिए। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिबरलिज्म। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव लिबरलिज्म के साथ में। चलिए आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को कवर कर लेंगे। इसके बाद में जो बाकी थ्योरीज हैं स्टेट की, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कल वाले लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर हो तो कृपया करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए जी, पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या होता है? 20th सेंचुरी की शुरुआत में सोशलिस्ट और आइडियलिस्टिक आइडियाज आने स्टार्ट होते हैं और जब सोशलिस्ट और आइडियलिस्टिक आइडियाज आते हैं तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। होता ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। यूएसए वगैरह कंट्री जो थी, यूरोप और यूएसए के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास में इजाफा हुआ, वर्किंग क्लास बढ़ती चली गई, लेकिन जैसे जैसे साइज में बढ़ती चली गई लेकिन उनकी कंडीशन उतनी ही खराब होती गई। बेसिक नेसेसिटी जो होती है, जैसे पीने का साफ पानी हो गया, रहने के लिए जगह होगी, अच्छा खाना हो गया, कपड़े हो गए, ये चीजें भी उनको नहीं मिल पा रही थी। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं थी, बाकी जो उनको बेसिक नेसेसिटीज चाहिए थी वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो इन सारी सिचुएशन में क्या हुआ कि वर्किंग क्लास को प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है वर्किंग क्लास को प्रॉब्लम, जो मजदूर वर्ग है उनको प्रॉब्लम थी। तब आता है सोशलिस्ट आइडिया। सोशलिस्ट सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो सोशलिस्ट ने आकर के दबाव दिया लिबरल के ऊपर। लिबरल्स ने ये माना कि हाँ, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स के नाम पे आप लिबर्टी जो ले रहे हो ना, आप नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो फॉलो कर रहे हो, दैट इज क्रिएटिंग द कंडीशन ऑफ ऑपरेशन इन सोसाइटी। उसकी वजह से समाज में शोषण का माहौल बन चुका है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं कि क्यों जो पॉजिटिव लिबरलिज्म का आइडिया है वो स्टार्ट होता है। देखो, हमने शुरुआती दौर में लिबरलिज्म का क्लासिकल आइडिया माना। क्लासिकल आइडिया क्या कहता है कि स्टेट का जो रोल है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमल रोल होना चाहिए, राइट। यानी कि जैसे डिफेंस वगैरह में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में स्टेट का रोल हो, बाकी जरूरत नहीं है, यही था। पर धीरे धीरे ये होता है कि आपने फ्रीडम और लिबर्टी के नाम पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए जो मजदूर वर्ग था उनका एक्सप्लोटेशन स्टार्ट कर लिया। अब स्टेट इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता था, रीजन भी इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आ जाते और कहते कि हमें तो लिबर्टी है, हमें तो छूट मिली हुई है, सरकार तो हमारे ऊपर कुछ, या सरकार का तो ये रोल ही नहीं है, इसमें तो सरकार को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेयर ही ना हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले जो वर्किंग क्लास थी उनकी हालात दिन बर दिन खराब होती गई। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए सोशलिस्ट आगे आते हैं और सोशलिस्ट ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो आपके ये लिबरल थॉट है। तो ये फॉलो करने वालों को भी रियलाइज हुआ कि यस, देयर आर सम प्रॉब्लम इन दिस आइडिया, और वो फिर क्या करते हैं, इस चीज को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। ओके, तो समझ में आया आपको नेगेटिव लिबरलिज्म क्या है और पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या है? वापस चलते हैं अपने नोट्स पे। तो एज अ रिजल्ट द टेनेट्स ऑफ लिबरल थ्योरी वर रिवाइज्ड। जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, इट प्रमोटेड द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि यहाँ पर स्टेट का पॉजिटिव रोल आता है। पॉजिटिव रोल इन द सेंस कि अभी तक स्टेट अपने आप को दूर कर रहा था जनता से,
अब स्टेट जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट का रोल चेंज होता है, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा भी स्टेट है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट का, उनको वेलफेयर सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी जो है वो स्टेट की है। ये था आपका पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब इस पॉजिटिव लिबरलिज्म को मानने के लिए कुछ लोग आए सामने जिन्होंने ये थ्योरी दी, जिनकी वजह से हमने ये माना कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल थे क्या और उनकी थ्योरी क्या थी वो जानते हैं। इनको जेएस मिल भी बोला जाता है। ये इंग्लिश फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी, और ये पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, और ये सिविल सर्वेंट भी थे। क्लासिकल लिबरलिज्म के कैटेगरी में इन्होंने काफी इन्फ्लुएंशियल थिंकर माने जाते हैं, और इन्होंने सोशल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर काफी मतलब कंट्रीब्यूट किया था। इनका एक कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ये थ्योरी आई थी इनकी 1861 के अंदर, और इसमें ना ये माना गया था कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स। देखो, इस थ्योरी का ये मानना है कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है जो पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है, then that decision should be based on the greatest happiness of the greatest number। ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर पाओ, वो फैसला सबसे सही होता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की हम थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये माना कि एक इंसान के दो प्रकार के फैसले होते हैं, एक तो होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा होता है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। इनमें क्या फर्क है पहले वो देखते हैं। ये सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं आएगा, दैट इज सेल्फ रिगार्डिंग। देखो नाम से पता चल रहा है, सेल्फ रिगार्डिंग वो फंक्शन होते हैं जो कम्युनिटी पे कोई असर नहीं डालते। तो इन मामलों में जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि इंसान को कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि वो फैसले उसके अपने आप तक सीमित हैं, उसका प्रभाव पूरे समाज पर नहीं आता। एंड ऐसे मैटर्स जो कम्युनिटी पे असर डालते हैं, विच डू अफेक्ट द कम्युनिटी, उनका मिल का मानना है कि इसके लिए जो है वो स्टेट का कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए, कम्युनिटी का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल जो भी बिहेव करे वो समाज के भले के लिए करे। ओके, तो इसको समझिए कि दो प्रकार के एक्शन होते हैं। एक तो हो गया सेल्फ रिगार्डिंग, जिसका सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो उसके अपने आप तक सीमित है। और एक होता है अदर्स रिगार्डिंग। अदर्स रिगार्डिंग में क्या हो गया कि उसका प्रभाव, वो जो भी काम कर रहा है उसका असर जो है वो पूरे समाज पे आ रहा है, पूरी सोसाइटी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इन मामलों में कम्युनिटी का कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, सो दैट वो जो भी काम करे वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कर पाए, ठीक है। तो द मिल डिफेंड्स कंप्लीट फ्रीडम ऑफ कंडक्ट फॉर द इंडिविजुअल अनलेस इट एडवर्सली अफेक्ट द कम्युनिटी। तो जब तक तुम्हारा काम समाज के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता, तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है। लेकिन अगर इंसान खुद को इंजरी पहुंचाने वाला काम कर रहा है, अगर वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो फिर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। स्टेट कुड ऑल्सो इंटरफेयर इन द सेल्फ रिगार्डिंग मैटर अगर वो इंडिविजुअल के लिए इंजीरियस हो। तो यहां पर जेएस मिल क्या करते हैं, पॉजिटिव रोल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए आपको चाहे बेशक कुछ लोगों की लिबर्टी आपको थोड़ा सा मतलब कम करनी पड़े, लिबर्टी को थोड़ा रोकना पड़े, कर्व करना पड़े, बट इट डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल भी लिबर्टी इंजॉय नहीं कर पा रहे। देखो, आप अपने राइट्स तभी तक इंजॉय कर पाते हो जब तक आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं होगी तो हर कोई फिर तो अपने हिसाब से काम करेगा, जंगल राज आ जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस का होना जरूरी है, तभी आप अपने राइट्स और अपनी लिबर्टी का अच्छे से यूज कर पाते हो। भी लिबर्टी है आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप तो दूसरे को थप्पड़ मार दो या दूसरे का मर्डर कर दो, वो लिबर्टी नहीं है आपके पास, वो रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि दूसरे को भी अपनी जिंदगी जीनी है। यहाँ पर
जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है वो बिलीव रखता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे, ठीक है। तो मिल मानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका एब्सोल्यूट हक नहीं है, एब्सोल्यूट इन द सेंस कि राइट टू प्रॉपर्टी आपसे छीना भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान ने जमीन नहीं बनाई, जमीन तो आपको मिली है, नेचर ने बनाई है, तो उसके ऊपर हर प्रकार के इंसान का हक है, पूरी ह्यूमैनिटी का हक है उसके ऊपर। इट वॉज द ओरिजिनल इनहेरिटेंस ऑफ ऑल मैनकाइंड। मिल मानते हैं कि these additional riches should properly be diverted to the welfare of their real authors। भी जब लोग काम करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजर है वो आकर तो काम नहीं कर रहे, यहाँ पर जो बॉस हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे, है ना। जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने तो खेत में काम नहीं किया ना, खेत में काम तो वर्कर्स ने किया। इसका मतलब जो पैदावार हुई, जो प्रॉफिट हुआ, वो तो वर्कर्स ने प्रोड्यूस किया ना। वर्किंग क्लास आर द रियल प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ फ्रॉम द लैंड। इसीलिए जमीन किसी और की, काम वर्कर्स कर रहे हैं, फायदा जमीन के मालिक को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फायदा वर्कर्स तक भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। So this approach to the problem of taxation and limitation of the right to property heralded a new era of positive liberalism। इसी थॉट के साथ यहाँ पर एक नए एरा की नई शुरुआत होती है, जिसमें पॉजिटिव लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या कहना है? वो ये मानते हैं कि इंसान के दो प्रकार के काम होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर्स रिगार्डिंग। इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कम्युनिटी का, राइट। और वो ये मानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, आप लिबर्टी के नाम पे ये कह रहे थे अभी तक कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही है, आप उनके इंटरवीन नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी प्रॉपर्टी उसका ही फायदा, उसका ही प्रॉफिट। बट जेस मिल कहते हैं कि नहीं, जस्ट बिकॉज आपने वो प्रॉपर्टी खरीद रखी है डज नॉट मीन कि आपका जो राइट है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। नहीं, आपने भी वो चीज नेचर ने बना करके दी है, आपको भी वो चीज इनहेरिटेंस के अंदर मिली है, इसीलिए आपको भी वर्कर्स के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आया, यहाँ पर वेलफेयर के लिए बात की गई, वेलफेयरिज्म की बात हुई है। तो ये था जेएस मिल की थ्योरी, राइट। एक चीज और, जेएस मिल को लिबर्टी का चैंपियन बोला जाता है। जेएस मिल एज चैंपियन ऑफ लिबर्टी। वो कैसे? इन्होंने लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात की, इन्होंने लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ लिबर्टी ऑफ कंडक्ट की भी बात की। जो लिबर्टी ऑफ थॉट है और एक्सप्रेशन है, इसको मिल का कहना है कि इट इज यूजफुल फॉर सोसाइटी। जेएस मिल का मानना है कि आप सोशल वेलफेयर करते हो, आपका विश्वास है कि सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास आइडियाज हैं, कुछ पुराने आइडियाज हैं, ठीक है, और कुछ आपके पास न्यू आइडियाज हैं। तो क्यों ना हम उन आइडियाज के ऊपर आराम से बैठ के डिस्कस करें और डिबेट करें, तभी तो हम एक्चुअल जो रैशनल नॉलेज है उस तक पहुंच पाएंगे। आप बात तो करते हो सोशल वेलफेयर की और आप अभी तक टिके हुए पुराने आइडियाज पे, तो वो कैसे चलेगा, है ना। उनका ये मानना था कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन से ह्यूमन डिग्निटी बनती है। अगर मैं इनकी स्टेटमेंट को अगर बताऊं आपको, देन ही सेज कि रैशनल नॉलेज इज द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर आपके पास रैशनल नॉलेज है तो आप सोशल वेलफेयर कर सकते हो, और आपकी जो नॉलेज है उसको कंफर्म करना, उसको एक्सटेंड करना, ये डिपेंड करता है
जितने भी आइडियाज हैं आपके पास उन पे, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, उन पे आप डिस्कस करो, ठीक है, फ्री डिस्कशन करो, डिस्कशन के साथ साथ डिबेट करो, एंड देन यू गेट टू नो कि आपके आइडियाज जो हैं वो कितने जेन्युइन है, ठीक है। तो ये था J.S. मिल के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो थिंकर है हमारे पास, थॉमस हिल ग्रीन के बारे में। थॉमस हिल ग्रीन जो है वो ब्रिटिश आइडियलिस्ट मूवमेंट के एक लीडिंग मेंबर रहे और 1836 से 1882 में 1882 तक वो इस दुनिया में रहते हैं। थॉमस हिल ग्रीन का मानना था कि पॉजिटिव फ्रीडम मींस एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रीजन, अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ परफेक्शन। भाई आपके पास फ्रीडम है तो फ्रीडम में क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल आप उसको अचीव कर पा रहे हो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे आपके पास एक रीजन है, आप एक रैशनल पर्सन हो, सोच समझ के आप काम करते हो। तो ट्रू लिबर्टी किसमें है, जब वो अच्छे के लिए काम करता है। और जब लिबर्टी की बात आती है, लिबर्टी तब आती है जब आपके पास राइट्स होते हैं। भाई मेरे पास फंडामेंटल राइट है कि मैं बोल सकती हूँ, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे फंडामेंटल राइट है मेरे पास ये। दैट मीन्स लिबर्टी के साथ आपके पास क्या आया, राइट्स आए। और ग्रीन का ये आर्ग्यूमेंट था कि अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, अगर हमारी अंतरात्मा है, अंतरात्मा मतलब हमारे पास आजादी है, भी हमें काबू कर सकते हो, हमारी सोल को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। सो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट लिबर्टी, लिबर्टी जहां पर होगी वहां पर राइट्स आएंगे, और राइट्स जहां पर आएंगे, राइट का मतलब है कि आप स्टेट से राइट डिमांड कर रहे हो कि ये चीज आपको करके देनी है, यू आर डिमांडिंग फ्रॉम द स्टेट, दैट इज योर राइट। So the state is therefore an instrument of perfection as the liberal theory hold. It is not an embodiment of perfection as the idealistic theory claims. ये परफेक्शन तक पहुंचने का एक जरिया है। स्टेट जो है वो परफेक्शन तक पहुंचने का जरिया है, अपने आप में परफेक्शन नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास राइट्स हैं देन यू हैव सम काइंड ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी क्या है एक सिटीजन की, एक सिटीजन की, एक नागरिक की ड्यूटी है कि वो जनरल विल को फॉलो करे और वो कॉमन गुड के लिए काम करे, यानी समाज की भलाई के लिए काम करे। तो स्टेट रिकॉग्नाइजेज एंड मेंटेन द राइट्स बट इट इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट्स। स्टेट से आपको राइट्स नहीं मिल रहे, स्टेट आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो आपके पास है, ठीक है, आपके पास बेसिक राइट्स हैं, डोंट वरी। अगर स्टेट नहीं होगा तो भी वो राइट आपके पास है, आपको कौन रोकने वाला है। लेकिन स्टेट उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, उन राइट को मेंटेन करता है। आपके पास एक स्टेटलेस सोसाइटी थी पहले, स्टेटलेस सोसाइटी के अंदर आपके कुछ राइट्स थे ना, फिर आपने एक एजेंसी बना दी जिसका नाम रखा आपने स्टेट, और स्टेट को अपनी सारी लिबर्टी सारी पावर आपने स्टेट में रख दी। अब दो तरीके होते हैं, एक तो स्टेट से आप कितनी लिबर्टी ले पा रहे हो, स्टेट आपको कितने राइट्स दे रहा है, और स्टेट के प्रति आपकी कितनी ड्यूटी है। ये जो बैलेंस है, इसी बैलेंस से अलग अलग टाइप का स्टेट बनता है, अलग अलग फिलॉसफी सामने आती है। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास राइट स्टेट नहीं देता आपको, वो राइट है आपके पास, स्टेट उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और मेंटेन करता है। तो स्टेट राइट आपके पास आते कैसे हैं, राइट आते हैं आपकी मॉरल कॉन्शियसनेस से, आपकी अंतरात्मा से, एंड स्टेट मस्ट ओबे दैट अथॉरिटी। वो ये मानते हैं कि कम्युनिटी जो है वो मोरल कॉन्शियस के लिए प्राइम सोर्स है। कम्युनिटी से ही आप सीखते हो कि कैसे स्टैंडर्ड होने चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, और आप उम्मीद करते हो कि स्टेट भी वैसे ही काम करेगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। एक हम लेके चलते हैं इंडियन सोसाइटी को, और एक हम लेके चलते हैं अमेरिकन सोसाइटी को। यहाँ पर मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है ये माना जाता है कि 7 जन्म तक का संबंध है, और न केवल दो लोगों का बल्कि पूरे परिवार का एक रिलेशन माना जाता है। जब दो इंसानों की शादी होती है तो पूरा रिलेशन जो उनकी पूरी फैमिली में बनता है। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन मैरिज जो एक सोशल फिनोमिना एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसकी प्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इसको लाइफ टाइम तक मेंटेन करने की कोशिश की जाती है।
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिकन सोसाइटी में क्या है कि हैप्पीनेस मैटर करती है। चाहे आप एक इंसान से शादी करके 2 महीने बाद उसको डाइवोर्स दे दो, व्हाई? बिकॉज आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस मैटर करती है। तो दोनों की जो मोरालिटी का लेवल है दोनों का अलग है, राइट? मोरालिटी का अलग लेवल है, इसलिए यहाँ पर राइट्स अलग आएंगे, मैरिज से रिलेटेड अलग राइट मिलेंगे, यहाँ पर आपको अलग राइट मिलेंगे। और जो स्टेट होगा वो उम्मीद की जाती है कि इन मोरालिटीज के ऊपर ही स्टेट जो है उसके हिसाब से काम करें। इसीलिए हम कहते हैं ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन सोसाइटी एंड अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी बहुत ओपन है, इंडियन सोसाइटी कंजर्वेटिव है। रीजन समझ में है कि क्यों है कंजर्वेटिव, क्यों वो ओपन है? क्योंकि उनकी मॉरल कॉन्शियस ही यही है। हम कहते तो हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जब हम दूसरों को करते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि समाज का थोड़ा बहुत तो ख्याल होना चाहिए। अल्टीमेटली वो चीज हमारे अंदर बैठ चुकी है, चेंज होने में अल्टीमेटली टाइम लगेगा, नो डाउट। बट मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी वो यही कि मॉरल कॉन्शियसनेस इज द सोर्स ऑफ राइट्स। जैसी आपकी मॉरल कॉन्शियसनेस होगी वैसे ही राइट्स आपको मिलेंगे, वैसा ही स्टेट बनेगा। ठीक है। तो स्टेट कैसा होना चाहिए? स्टेट ऐसा होना चाहिए जिससे आप मोरल फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाओ। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का वो है एज एन एजेंट फॉर मोरल इंप्रूवमेंट and it led him to favor the intervention of the state to secure the welfare of the citizen. जब हम स्टेट को मॉरल इंप्रूवमेंट का एक एजेंट मानते हैं तो वो इंप्रूवमेंट के लिए इंटरफेयर तो करेगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्टेट विल इंटरफेयर। So as a defender of rights, Green uphold the right to property as a means of realizing a will potentially directed to the social good. जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिफेंड करते हैं थॉमस ग्रीन। क्यों? क्योंकि सोशल गुड को अचीव करने के लिए आपके पास ये एक मीन है या एक रास्ता, एक तरीका, एक जरिया है। वो कहते हैं कि हम ग्रीन कहते हैं हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की। देन व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल? फ्रीडम मतलब क्या? तो वो कहते हैं कि फ्रीडम टू एक्वायर एंड पोजेस द मटेरियल गुड। मैं सोसाइटी के लिए इतना कर सकता हूँ, मैंने इतना काम किया एंड बदले में आई वांट टू एक्वायर एंड पोजेस सम काइंड ऑफ मटेरियल गुड, दैट इज माय फ्रीडम। भाई मैंने एक इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगा के मैं चाहती थी कि समाज के लिए भला हो, तो मैं जितना समाज के लिए भला करूंगी उस हिसाब से मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती हूँ। मैंने घर बना लिया, मैंने प्लॉट ले लिए, बिल्डिंग बना ली, है ना, खेती करने लगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन वंस पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल होगा उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है। बट स्टेट कैन इंटरफेयर। ओके, तो ये थे दो थिंकर्स के आइडियाज जो हमने आज देखे, जॉन स्टुअर्ट मिल और थॉमस हिल ग्रीन के। अब बात आती है हैरोल्ड जे लास्की की। इनकी एक स्टेटमेंट है, पहले वो देखते हैं। ये कहते हैं कि स्टेट इज द कीस्टोन ऑफ सोशल आर्ट, इट मोल्ड्स द फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ मैरिड ह्यूमन लाइव्स विद हुज डेस्टिनी इट इज चार्ज्ड। हैरोल्ड जे लास्की के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देन ही वाज एन इंग्लिश पॉलिटिकल थियोरिस्ट। इकोनॉमिस्ट भी थे वो, और वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के चेयरमैन भी थे। कब से कब तक? फ्रॉम 1945 टू 1946, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। नाइनटीन 1926 से 1950 तक। वो मानते हैं कि सोसाइटल गोल को अचीव करना चाहिए, लेकिन कैसे? आप सोसाइटी गोल को अचीव कैसे करोगे? थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। कैपिटलिस्ट सिस्टम के क्रिटिकल थे, क्रिटिक्स इन द सेंस कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहते थे, एंड वो मानते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी इज द मेन पिलर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जहां पर कॉन्सेप्ट आता है वहीं पे कैपिटलिस्ट सिस्टम की शुरुआत होती है ना। तो वो चाहते थे कि इसको कंप्लीट अबॉलिश कर दिया जाए।
बट लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज से वो इतने ज्यादा अटैच्ड थे, इतने ज्यादा खुश थे, वो चाहते थे कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ सुधार किया सो दैट वो सोशल जस्टिस को इंश्योर कर पाए। इसमें उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश करने की बात नहीं की। लास्की कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को आप ट्रांसफॉर्म करो। ऐसे करोगे, आप जो इकोनॉमिक पावर है उनको डेमोक्रेटाइज कर दो, मतलब कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पब्लिक कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा ले आओ। टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव बना दो, डेमोक्रेटिक स्टेट बना दो, सो दैट यू कैन इंश्योर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस। ठीक है, तो ये व्यू किसके थे, ये थे हारोल्ड लास्की के। अब वापस से हम इसके ऊपर जाते हैं। ये कहते हैं कि सोशल आर्क के अंदर स्टेट जो वो की स्टोन है, की स्टोन जिसके ऊपर ये पूरी आर्क टिकी हुई है, और ह्यूमन डेस्टिनी को ये डिफाइन करता है एक तरीके से। ह्यूमन लाइफ की जो फॉर्म है, जो सब्सटेंस है, उसको डिफाइन करता है, और ह्यूमन डेस्टिनी से ही स्टेट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं बताऊं, ये कहते हैं कि स्टेट ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, और ह्यूमन लाइफ के ऊपर स्टेट का एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है। ब्रिटेन से थे, ब्रिटेन में एट दैट टाइम कैपिटलिस्ट सिस्टम था। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको फेवर तो नहीं करता, बट मैं इसको खत्म भी नहीं करूंगा, मैं इसको डेमोक्रेटाइज कर दूंगा। वो फेवर करते हैं डेमोक्रेटिक या सॉरी लिबरल डेमोक्रेसी को। राइट टू प्रॉपर्टी को वो अबॉलिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये व्यू किसके हैं, हारोल्ड लास्की के। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पॉजिटिव लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म, ये वाला टॉपिक खत्म होता है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ये कॉन्सेप्ट है लिबर्टेरियनिज्म। So during the second half of 20th century, some thinkers in liberal tradition found the theory of welfare state to be inimical to individual liberty and sought to revive the original concern of this tradition with laissez-faire philosophy. देखो 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी तक क्या चल रहा था, क्लासिकल लिबरलिज्म चल रहा था। तो कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट आना चाहिए स्टेट का, तो पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ वो चले गए। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग पीछे रह गए। जो लोग पीछे रह गए उनका ये मानना था कि पॉजिटिव लिबरलिज्म वाले इंडिविजुअल लिबर्टी को खत्म कर देंगे, और वो इसी ट्रेडिशन को मेंटेन करना चाहते थे। ठीक है, तो इसके अंदर, इस फिलॉसफी के अंदर मेनली प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्ट किया गया, राइट टू एक्वायर एंड होल्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, उस राइट को प्रोटेक्ट किया गया, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया। दिस थ्योरी होल्ड्स दैट सर्टेन राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो उसकी पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको आप सरेंडर नहीं कर सकते इन द फेवर ऑफ कलेक्टिविटी। मतलब वो ये मानते हैं कि आप, पॉजिटिव लिबरलिज्म वाले कह रहे हैं कि गरीबों के भले के लिए आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पर तो आप किसी और की मेहनत की कमाई दूसरे को जबरदस्ती दिलाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, अगर आप इसमें क्या करो, इंसान के ऊपर कंपल्शन लगा दो कि तुम्हें ये काम करना है, तो इससे क्या होएगा, दे विल पुट
their best into the system. In effect, this means that laissez-faire capitalism is most conducive to the social progress. तो ये एक तरीके से पॉजिटिव लिबरलिज्म के अगेंस्ट में बात करते हैं। वो मानते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल को स्टेट कंपल्शन से फ्री कर दो, ठीक है, कंपल्शन उनके ऊपर लगाओ ही मत, ना टैक्स देना ना किसी प्रकार का कंपल्शन फॉलो करना, तो इंसान अपना बेस्ट लगाता है पूरे सिस्टम के अंदर। तो इनका यही मानना था कि क्लासिकल थिंकर की तरह ही है इनकी थ्योरी, laissez-faire capitalism is the most conducive to social progress. That means आर्टिफिशियली अगर आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो इसमें स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए। स्टेट कैन नॉट बी अलाउड टू इंटरवीन फॉर एनी आर्टिफिशियल बैलेंसिंग ऑफ राइट्स। तो इसमें भी क्या है, ये तो एक्सट्रीम हो गया। मॉडरेट थिंकर्स भी होंगे इनके अंदर, वो ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, गवर्नमेंट पुलिस प्रोटेक्शन करे, जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको इन्फोर्स करे, साथ ही साथ क्रिमिनल और सिविल कोड को स्टैब्लिश करे। इससे ज्यादा से ज्यादा अगर करे भी तो गवर्नमेंट का रोल नेशनल डिफेंस तक आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ वॉचमैन की तरह है, नाइट वॉचमैन। तो ये जो फिलॉसफी है ये बिलीव करती है स्टेट का रोल सिर्फ नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो 3 तरीके की थ्योरी मैंने आपको बताई। इसके अंदर एक और आती है न्यू लिबरल, बट हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बाद में। अभी आपको तीनों चीजें समझ में आई। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। इसके मेन एक्सपोनेंट कौन है? एफ ए हाइक, इसा बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन एंड रॉबर्ट नॉजिक। इसमें मैं आपको रॉबर्ट नॉजिक के बारे में थोड़ा सा बता सकती हूँ। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि हद से हद स्टेट का जो रोल होता है वो होता है प्रोटेक्शन, जस्टिस एंड डिफेंस। इससे ज्यादा स्टेट का कोई रोल नहीं होता, यानी कि स्टेट कैन नॉट फंक्शन द रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस। ओके, तो नॉजिक जो है वो वेलफेयर स्टेट के आइडियाज को बिल्कुल नकार देते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और वो ये मानते हैं कि राइटफुल एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी फोर्स इज जस्ट। यानी कि आप किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं छीन रहे, ना कोई आप फ्रॉड कर रहे हो, वो पैसा सही है, वो एक्विजिशन सही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो इनइक्वालिटीज होती है, देखो इस चीज को ध्यान से समझना, इनइक्वालिटीज 2 तरीके से है। इनइक्वालिटी एट द प्रोडक्शन लेवल और दूसरी इनइक्वालिटी है एट द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। प्रोडक्शन में तो सिर्फ जो रिच पर्सन है, जो मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लगे हुए हैं। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी है, नो डाउट, और यहाँ पर आप इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करते हो। तो नॉजिक कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे फोकस क्यों कर रहे हो, प्रोडक्शन वाले पार्ट पे फोकस क्यों नहीं कर रहे। कहते हैं कि इनइक्वालिटीज एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड वॉलंटरी ट्रांसफर should not be sought to be rectified at the level of distribution। इनइक्वालिटी यहाँ पर है ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट पे आकर के इसको रेक्टिफाई करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? भी मैं अर्न ही नहीं कर रही और मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, फायदा उसका। इससे अच्छा तो ये हो ना कि मैं अर्न करूं और फिर उसका फायदा उठाऊं। मैं जॉब पे नहीं जा रही, मैं कुछ काम नहीं कर रही, मैं बैठी हूँ, एंड जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार टैक्स लगा रही है और वो पैसा फिर मुझे दे रही है, बेनिफिट उस चीज का। इससे सोशल प्रोग्रेस नहीं होती, आप लोगों को निकम्मा बना रहे हो एक तरीके से। ये सोशल प्रोग्रेस का सही तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन वन मोर थिंग जो नॉजिक कहते हैं वो ये कि इफ देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ वाटर
in a desert, nobody should be allowed to monopolize it. है ही एक सोर्स डेजर्ट के अंदर, मैं कह दूं कि पानी के ऊपर किसी एक पर्सन की मोनोपोली है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। यानी कि जहां पर प्रोडक्शन का सोर्स ही एक है और इस प्रोडक्शन के सोर्स के ऊपर मोनोपोली लोग बना करके बैठे हैं, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा पहले पॉजिटिव लिबरलिज्म, और पॉजिटिव लिबरलिज्म के जो मेन प्रोपोनेंट थे उनके बारे में, जिनमें फेमस नाम आता है J.S. मिल का, थॉमस ग्रीन का, एंड फाइनली वी गेट टू नो अबाउट दी लास्की। ओके, फिर हम पढ़ते हैं लिबर्टेरियनिज्म के बारे में। ठीक है, और इसमें हम मेनली रॉबर्ट नोजिक की थ्योरी को पढ़ते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट है वो कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी। ठीक है, कल हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट आइडियाज के बारे में। अगर आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहें, यू गेट टू नो कि आपने सही परफॉर्म किया है या नहीं किया, तो आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इसमें पढ़ेंगे डिफाइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन ब्रीफ फ्रॉम हॉब्स, लॉक एंड रूसोज पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिखो, साथ ही साथ लिखो कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या फर्क है। इनमें जब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी।